ओके, आज का क्लास शुरू करते हैं। आज का क्लास में हमारे पास में है कोऑर्डिनेट सिस्टम को शुरू करेंगे। सीएनसी में कोऑर्डिनेट सिस्टम दो तरीका के हम लोग लेकर चलते हैं। पहला जो मशीनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखेंगे वो होता है एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम। दूसरा रहता है इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट सिस्टम। आज इनके बारे में जानेंगे कि इनको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है एक सीएनसी प्रोग्राम में या फिर सीएनसी प्रोसेस में। इन दोनों का क्या इन्वॉल्वमेंट रहता है, क्या यूजेस रहता है। अब लेथ में अगर हम देखते हैं सीएनसी टर्निंग में अगर देखते हैं टर्निंग सेक्शंस में हमारे पास में दो एक्सिस को हम लोग यूज करते हैं। जनरली हमारे पास में एक्स और जेड एक्सिस से डिफाइन किया रहता है। तो एक्स एक्सिस कहता क्या है, जो भी क्रॉस स्लाइड के आगे मूवमेंट हो रहा है, क्रॉस स्लाइड का अगर मूवमेंट चल रहा है यहाँ पे, यानी डायमीटर वाले में ये सेक्शन जो दिख रहा है, क्रॉस स्लाइड का अगर मूवमेंट दिख रहा है तो वो एक्स एक्सिस में हम लोग डिनोट करेंगे। और वहीं जेड एक्सिस में यानी कैरेज का मूवमेंट हो रहा है, कैरेज अगर राइट टू लेफ्ट अगर मूवमेंट कर रहा है या फिर लेफ्ट टू राइट अगर मूवमेंट कर रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे जेड। जिस डायरेक्शन में कैरेज मूव करेगा उसको हम लोग बोलेंगे जेड डायरेक्शन। और जिस डायरेक्शन में क्रॉस लाइट का मूवमेंट होगा यानी टूल वाला मूवमेंट अगर दिखते हैं तो वो हमारा होगा एक्स एक्सिस में। ये जनरली हम लोग क्या करते हैं, या तो प्लस में रहेगा या फिर माइनस में रहेगा। ये दो डायरेक्शन से हम लोग लेके चलेंगे, या पॉजिटिव एक रेफरेंस पॉइंट से अगर लेफ्ट की ओर जाते हैं तो नेगेटिव दिखता है, और एक रेफरेंस पॉइंट से अगर राइट साइड की ओर जाते हैं तो हम उसको पॉजिटिव लेके चलते हैं। अब वर्कपीस में हम लोग का 0 पॉइंट सेट करते रहते हैं, या फिर जहां पे हम जिसको बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट, जहां से मशीन या फिर वर्क ऑफसेट कहां से अपने खुद को ओरिजिन मानेगा, वहां से हम लोग शुरू करते हैं। एक 0 पॉइंट होता है यहाँ पे। जनरली 0 पॉइंट को हम लोग अलाइन करते हैं सेंटर लाइन ऑफ द स्पिंडल। सेंटर लाइन ऑफ द स्पिंडल का मतलब है कि अगर वर्कपीस को हम लोग चक में होल्ड किए हुए हैं, होल्ड करने के कंडीशंस में क्या होगा कि जो भी डायमीटर का जो सेंटर पॉइंट होगा या फिर स्पिंडल का जो सेंटर पॉइंट होगा वो एक्स के लिए ओरिजिन होगा। यानी क्रॉस स्लाइड का मूवमेंट एक्स डायरेक्शन में अगर हो रहा है तो अगर वो अप मूव कर रहा है तो प्लस में जा रहा है, अगर डाउन की तरफ मूवमेंट हो रहा है स्पिंडल से, स्पिंडल एक्सिस से नीचे की अगर जा रहा है तो उसको नेगेटिव कहेंगे। वहीं जब जेड का पार्ट आता है, जेड को अब कहाँ पे रेफरेंस लेंगे, तो आइदर वर्कपीस को जब हम क्लीन कट करके रख देते हैं, जो क्लीन कट किया हुआ फेस है वहां पे हम लोग 0 मान लेते हैं। यानी जो कैरेज वाला मूवमेंट है वहां पे हम लोग क्या करते हैं, उसका फेस को, वर्कपीस के फेस को हम लोग क्या करते हैं, 0 जनरली डिनोट करते हैं। ये प्रैक्टिकल वे में है। ये दूसरा चेंज कर सकते हैं कि जब क्या हो, जो वर्कपीस का जो 0 पॉइंट है वो क्या हो, स्पिंडल में हो या चक में हो, दूसरे साइड में हो, फेस के ऑपोजिट साइड्स में हो, तब हम लोग वहां पे 0 करके भी वर्क करते हैं। लेकिन जनरली जो हमारा पे जो वर्कपीस रहता है, अगर क्लीन कट किया हुआ है तो फेस पे मटेरियल का जो वर्कपीस का जो फेस है या सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट का जो फेस है उसको हम लोग Z0 करते हैं। जेड में अगर लेफ्ट साइड अगर जाते हैं, वर्कपीस के लेफ्ट साइड अगर ये टूवर्ड्स द स्पिंडल या चक की तरफ अगर जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, जेड नेगेटिव लेंगे। और अवे फ्रॉम स्पिंडल या फिर चक से दूर अगर जा रहे हैं तो वैसा कंडीशन में हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। यहाँ ध्यान देने वाला सबसे जरूरी चीज है कि जब कभी भी टर्निंग ऑपरेशंस लेके चलते हैं या टर्निंग एक्सिस में कोऑर्डिनेट्स को अगर फॉलो करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि जो एक्स का जो डायमेंशन है वो हमेशा डायमीटर का वैल्यू रखेंगे। इसको डायमेट्रिक डायमेंशंस में हम लोग कई जगह पे डिनोट करेंगे या फिर कहेंगे। तो एक्स का जो डायमेंशन है, जो वर्कपीस का डायमीटर होगा वही वैल्यू होगा। कभी भी यहाँ पे रेडियस नहीं या हाफ वैल्यू नहीं लेंगे। ओके, अब दो मेरे पास में पहला कंडीशन में क्या है, जब वर्कपीस को हम लोग चक पे होल्ड करते हैं, चक एक होल्डिंग डिवाइस है जहाँ पे हम लोग जो वर्कपीस है उसको होल्ड करते हैं। वैसा कंडीशंस पे हमारे पास में क्या है, 3 चीज हमारी स्क्रीन पे सामने दिख रही है। एक है चक का एरिया, एक वर्कपीस है जिसपे एक रेफरेंस पॉइंट का सिंबल बना हुआ है, वहीं दूर राइट साइड पे क्या हुआ है, टूल आपको दिखाई दे रहा है। ये ठीक एग्जैक्टली सेम टू सेम वही कंडीशन है जैसा मशीन पे आपको मिलेगा। तो हम देखते हैं कि फेस पे जैसा कहा गया है कि फेस पे जो क्लीन कट किया हुआ फेस है वहां पे 0 रहेगा। यानी स्पिंडल के एक्सिस पे अगर जाते हैं, एक्स में देखते हैं या स्लाइड मूवमेंट देते हैं, क्रॉस स्लाइड का मूवमेंट जिसमें टूल लगा हुआ है, वहां पे स्पिंडल के एक्सिस पे एक्स एक्सिस पे क्या हुआ है, एक्स का 0 ओरिजिन लिया हुआ है, वहीं पे जेड का ओरिजिन या फिर 0 पॉइंट रेफरेंस पॉइंट लिया हुआ है। वर्कपीस के फेस पे जो क्लीन कट किया हुआ फेस है उस पे 0 लिया हुआ है। अब यहाँ से सभी चीज लेफ्ट और राइट डायरेक्शंस पे देखते हैं या अप एंड डाउन मूवमेंट में देखते हैं। तो डायमीटर में हमेशा एक्स का वैल्यू रखेंगे, एक्स का वैल्यू हमेशा डायमीटर रहेगा। और ये क्या है, 4 क्वाड्रेंट में हम डिवाइड कर सकते हैं। 4 क्वाड्रेंट का कहने का मतलब है यहाँ पे
दोनों का वैल्यू हमको दिख रहा है, x प्लस प्लस में दिख रहा है, x प्लस माइनस जेड में दिख रहा है, यहाँ पे माइनस एक्स माइनस जेड में दिख रहा है। ये प्लेन्स या फिर एरियाज है जहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स का वैल्यू लाई करेगा। तो ऐसा कंडीशंस में हम क्या अच्छा। कहते हैं, जब 0 0 यहाँ पे वर्किंग कंडीशन जब चक में होल्ड किया हुआ है तो इस तरह है। तो अवे फ्रॉम चक, चक से दूर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, जेड में पॉजिटिव जा रहा है, और अप मूवमेंट जा रहे हैं तभी क्या हो रहा है, पॉजिटिव जा रहा है। वहीं टूवर्ड्स द चक, अगर चक के क्लोज जा रही है, टूल नजदीक जा रहा है वर्कपीस के 0 पॉइंट्स को पार करके अगर चक की तरफ जा रहा है तो वहां पे क्या हो रहा है, दोनों ही एक्सिस में मेरा क्या हो रहा है, प्लस माइनस जा सकता है। अगर टूल का मूवमेंट डाउन अगर जाता है तो माइनस एक्स और माइनस जेड होगा, और टूल का मूवमेंट अगर एक्सिस से नीचे नहीं गया है, केवल जेड में मूवमेंट किया है, तो जेड केवल नेगेटिव होगा। वहीं अब दूसरा कंडीशन में देखते हैं कि अच्छा। वर्कपीस को जब हम लोग क्या करते हैं, कोई लॉन्ग लेंथ जॉब है, शॉर्ट लेंथ में हम लोग क्या करते हैं, टेल स्टॉक का सहारा नहीं लेते, यानी एंड सपोर्ट उसको नहीं देते। लेकिन अगर लॉन्ग लेंथ का जॉब है या फिर थिनर जॉब है जिसका डायमीटर कम हो सकता है, या फिर होल्ड करने वाला या हॉलो वर्क पीस हो, वैसा कंडीशन हम लोग क्या करते हैं, टेल स्टॉक का यूज करते हैं। टेल स्टॉक क्या करता है, दो एंड्स को सपोर्ट में करता है। जनरली लॉन्ग लेंथ वाले जॉब्स को, या फिर जिसमें क्रिटिकल ऑपरेशंस करना हो, पार्टिंग ग्रूविंग करना हो, या फिर नर्लिंग ऑपरेशन करना हो, या थ्रेडिंग करना हो, वैसा कंडीशंस में हमको क्या करते हैं, अगर कॉमन एक्सट्रीम एंड में अगर कर रहे हैं तो हमको सपोर्ट देने का जरूरत है। अगर सपोर्ट नहीं देंगे तो वो अपने एक एंड से डेविएट कर सकता है। तो ऐसा कंडीशंस में हम जब टेल स्टॉक को यूज करते हैं तब भी वहां पे भी कोई चेंजेस नहीं आएगा। डायमीटर का वैल्यू फेस पे रहेगा, जो वैल्यू है उसका जो सिलेंड्रिकल पार्ट है वहां पे एक्स का वैल्यू लाई करेगा, और वही फेस क्लीन कट किया हुआ फेस पे जेड का वैल्यू 0 रहेगा। यानी इधर से अगर राइट साइड की ओर जाते हैं तो प्लस डायरेक्शन, यानी टुवर्ड्स द टेल स्टॉक अगर जाते हैं तो प्लस दिखेगा, और अवे फ्रॉम टेल स्टॉक या फिर टुवर्ड्स द चक अगर जाते हैं तो हमको नेगेटिव मिलेगा। एक्स पॉजिटिव हमेशा एक्स का जो डायमेट्रिक कमांड्स में रहेगा, यानी डायमीटर को ही हम लोग कंसीडर करेंगे। एक्स के साथ में हमेशा ध्यान देना है कि एक्स के साथ में जो भी इंक्लूडेड वैल्यू रहेगा वो वर्कपीस का डायमीटर होगा, और वहीं जेड रहेगा पोजीशन, या फिर वो एरिया बताएगा कि कहाँ पे टूल का पोजीशन है, या फिर वर्कपीस में जो कोऑर्डिनेट वैल्यू हमको टूल पाथ में है वो कहाँ पर है, वो उससे डिफाइन करते हैं। एक्स और जेड को दोनों हमेशा पेयर पे ही लिखेंगे, या फिर नंबर ऑफ रिपीटेशंस में अगर बार बार एक ही पॉइंट का अगर आता है तो एक पॉइंट को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं अगर पोजीशन नहीं चेंज हो रहा है एक एक्सिस में। तो इसके बाद में हम अलग अलग टूल का पोजीशन हम देखते हैं। जैसे क्रॉस लाइन में हम क्या बोलते हैं, टर्रेट में खूब सारे टूल्स हो सकते हैं, उसी हिसाब से हमारे पास में है जो कॉमन जो चीज है, टर्निंग ऑपरेशंस के लिए हमारे पास में इस तरह का फिक्स किया हुआ टूल रहेगा। यानी ओडी, ओडी जहां लिखा हुआ है, ओडी का कहना मतलब आउटर डायमीटर में है, यानी एक्सटीरियर पार्ट में अगर हम टर्निंग वगैरह कर रहे हैं, ग्रूविंग कर रहे हैं या फिर थ्रेडिंग कर रहे हैं, तो वहां पे टूल का पोजीशन इस तरह से रहेगा। और वहीं इंटरनल जब कर रहे हैं तब हमारे पास में क्या होगा, वर्कपीस के अंदर चला जाएगा, टूल हमेशा पेनिट्रेट पोजीशन में ही रहेगा, वही यानी वर्कपीस में कंडीशन वर्कपीस हॉलो रहेगा, उसके अंदर में हमको ऑपरेशंस करना है या फिर हॉलो बना रहे हैं, तब हम इन सारे चीज का या टूल्स का यूज करेंगे। आईडी टर्निंग का टूल चेंज हो जाएगा, यानी उसका पोजीशन चेंज हो रहा है, आईडी ग्रूविंग में भी उसका पोजीशन चेंज हो जा रहा है। तो ये कंसिडरेशन हमेशा करना है कि ऑपरेशन करते समय ओडी कर रहे हैं या आईडी कर रहे हैं, ओडी का टूल्स अलग रहेंगे, आईडी टर्निंग के लिए अलग टूल्स रहेंगे। तो टूल का सिलेक्शन भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, लेकिन टूल के सिलेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप क्या मूवमेंट कर रहे हैं, या जो कोऑर्डिनेट्स वैल्यू है उनमें कोई अंतर नहीं आने वाले हैं, एक्स और जेड में भी कोई अंतर नहीं आने वाले हैं। अच्छा। सिंपल एग्जांपल है मेरे पास में, एक 2 स्टेप वाला यहाँ पे एक प्रोग्राम दिखा हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं या फिर घर पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इसको। तो पहला कंडीशंस में बोला है कि एक्चुअली ओके। कंडीशंस दिया हुआ है कि इसका वैल्यूज हमको फाइंड करना है, कौन कौन से पॉइंट्स में। ये प्रोग्राम स्ट्रक्चर है ये प्रोग्राम स्ट्रक्चर यहाँ पे देख रहे हैं। प्रोग्राम स्ट्रक्चर जी। में शुरू बोले कि कोई भी जो प्रोग्राम शुरू होता है वो ओ लेटर से शुरू होता है, उसके बाद में जो कमांड्स रहते हैं, जो सेफ्टी लाइंस या फीचर्स रहते हैं वो रहेंगे, और लास्ट में एक M30 कमांड रहेगा, और इन्हीं के बीच में ये सारे पॉइंट्स या कोऑर्डिनेट्स हमको इन्वॉल्व कर रहे हैं, वो सारी चीज यूज करेंगे। तो ये एक्स का यानी डायमेट्रिक का पोजिशन है, और यहाँ पे जेड है यानी डिस्टेंस है फेस से। यहाँ पे हम रेफरेंस अगर कंसिडर किए हैं एक्स और जेड के लिए x0 z0 सेट किए हैं, तो ये सारे वैल्यूज क्या हो सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट अपने पास में रखिएगा, इसको प्रैक्टिस करिएगा। एक डायमीटर है हमारे पास में, क्या है, वर्कपीस का सबसे बड़ा डायमीटर, अभी केवल ड्राइंग को ऑब्जर्व करते हैं
तो ड्राइंग का ऑब्जर्वेशंस में हम लोग देखते हैं कि वर्कपीस का सबसे बड़ा डायमीटर जो पार्ट है वो क्या है, पीछे की ओर है, यानी 100 डायमीटर का पार्ट दिया हुआ है। 2 स्टेप्स दिए हुए हैं, 2 स्टेप्स में क्या है 50 और 40 का, यानी टोटल लेंथ जो मेरे पास में है वो 90 का है। साथ ही साथ एक डायमेंशन हमको मिला हुआ है जो विजिबल है, क्लियरली विजिबल है, वो है 50 का। 50 डायमीटर है फर्स्ट का। लेकिन अभी हमारे पास में कंसिडरेशन क्या है, 2 वैल्यू दिया हुआ है C5 और C10। सी डिनोट करता है चैम्फर वैल्यू को। चैम्फर वैल्यू कितना दिया हुआ है 5 का, यानी अगर कोई न्यूमेरिकल नहीं है, मान लेते हैं 5 में से है, तो 5 mm यहाँ पे डिनोट कर रहा है, और वहाँ C10 लिखा हुआ है तो 10 mm का दिखाया हुआ है चैम्फर वैल्यू। तो अब इन्हीं से बाकी जो हिडन वैल्यूज है उनको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट हमको पाथ जो शो करना है, टूल का मूवमेंट के लिए पाथ है 1 2 3 4 5। ये सारे मूवमेंट को अलाइन करना है, ये इन सारे मूवमेंट के लिए कोऑर्डिनेट्स हमको फाइंड करना है। तो कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं तो पहले जी। देखते हैं क्या कि जैसे ही हम इस पोजीशन से वन पोजीशन क्यों हो रहा है, तो हम देखते हैं एक्स में जो डायमीटर, क्योंकि हमेशा डायमीटर का वैल्यू लेंगे, तो डायमीटर में हम देखते हैं कि एक्स क्या है 40 है। अब 40 किस हिसाब से आया, क्योंकि बड़ा डायमीटर हमको दिया हुआ है 50 का दिया हुआ है, 5 एमएम चैम्पर है, यानी 5 एमएम का दोनों तरफ से डाउन किया हुआ है, 5-5 एमएम दोनों तरफ से डाउन हुआ है, यानी 50 माइनस 10 40 हमको रिजल्ट मिल गया। यानी फर्स्ट पॉइंट का वैल्यू हमको 40 एमएम दिया है। लेकिन क्या दिया है फर्स्ट पॉइंट में, जेड का कोई मूवमेंट नहीं है, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन या कैरेज वाले डायरेक्शन में हमको कोई मूवमेंट नहीं दिख रहा है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, जीरो का वैल्यू लिए हुए हैं। प्रोग्राम का जब कमांड देंगे तो हम किस हिसाब से इसको डिनोट करेंगे, एक्स के साथ में एसोसिएट करेंगे 40.0। हमेशा पॉइंट लगाने का आदत किसी भी प्रोग्राम में या फिर जो भी डेटा देते हैं उसमें पॉइंट लगाने का आदत डालना है जब भी एक्स जेड या यू डब्ल्यू के साथ में काम कर रहे हो तो। और यहाँ पे जेड के लिए हम क्या कर सकते हैं, जेड जीरो का वैल्यू कर सकते हैं। टेबल में किस हिसाब से डेटा को एंट्री किया गया है, फर्स्ट में लिखा हुआ है, फर्स्ट कॉलम में जो सबसे बड़ा कॉलम है उसमें दिया हुआ है डायमेंशंस को। डायमेंशंस में हमका एक्चुअल वैल्यू यानी जो हमको 2D वैल्यूज में दिख रहा है ड्राइंग्स में वो है। और ये जो हम प्रोग्राम में इनपुट करेंगे, किसी सीएनसी प्रोग्राम में हम क्या करते हैं, टूल पाथ को डिनोट करते हैं कोऑर्डिनेट वैल्यूज से। कोऑर्डिनेट वैल्यू में हम एक्स के साथ में डायमीटर का वैल्यू एसोसिएट करेंगे, वहीं लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शंस में हम लोग क्या करेंगे, जेड का वैल्यू लेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट के लिए हम देखते हैं कि फर्स्ट पॉइंट क्या है, डायमीटर में अगर जाते हैं तो क्या है 40 दिख रहा है। 40 किस हिसाब से आया, टोटल डायमीटर 50 था, उसमें से सब्ट्रैक्ट करके हमको क्या मिला, 5-5 एमएम का दोनों तरफ से चैम्पर था, यानी ओवरऑल में 10 एमएम का रिडक्शन है। तो हम इसको 40 लिखे, लेकिन जेड में कोई मूवमेंट नहीं की, इसीलिए जीरो है। वहीं जब सेकंड पॉइंट पे जाते हैं तो हम क्या देखते हैं, देयर इज इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट कैसे हो गया कि 50 एमएम का यहाँ से पहले से ही दिया हुआ है डायमीटर, 50 एमएम अगर दिया हुआ है तो पॉइंट 2 के लिए क्या है 50 इजिली विजिबल था। लेकिन अब क्या है, मूवमेंट पॉइंट 2 के लिए जेड में टूल ट्रैवल कर चुका है, एक स्टेप फर्दर मूव कर चुका है, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में, इसीलिए हम लोग क्या किया -5 mm लिखे हैं। अगर ओरिजिन यहाँ था तो इस साइड लेफ्ट साइड आने में क्या हो रहा है, सभी चेंजेस आ रहा है। डायमीटर में चूंकि टूल अभी ऊपर में ही है, नीचे नहीं आ रहा है टूल का मूवमेंट, इसीलिए वो सभी पॉजिटिव वैल्यू है। लेकिन जब एक्स का प्रोग्राम में कमांड का वैल्यू डालेंगे तब क्या होगा, सेकंड पॉइंट के लिए एक्स 50 हो जाएगा, क्योंकि डायमीटर में सभी इनपुट कर रहे हैं तो इसलिए 50 वैल्यू है, और जेड -5 है। वही 3 में पॉइंट 3 की ओर जब जाते हैं तो हम देखते हैं कि डायमीटर का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, एक्स का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, डायमेट्रिक डायमेंशंस में कोई चेंज नहीं आ रहा है, यानी 50 का एज इट इज 50 ही रहा, जैसे स्टेप 2 में था, पॉइंट 2 के लिए जो वैल्यू था वही पॉइंट 3 के लिए भी है। लेकिन जेड में चेंज आ गया लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, यानी टूल का मूवमेंट क्या होगा, 2 से अब 3 पोजीशन में जब आया है तब क्या देख रहे हैं, जेड का वैल्यू भी चेंज आ गया है। तो ऊपर वाले 3 पॉइंट को हम लोग के लिए दिया हुआ है 50, यानी माइनस में 50 पोजीशंस में हम लोग पहुंच चुके हैं। जब प्रोग्राम में इनपुट करेंगे तो हम जो डायमेट्रिक डायमेंशन है उसको एक्स के साथ में एसोसिएट करेंगे और लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन को जेड के साथ में, तो एक्स 50 हो गया, जेड -50 हो गया। वहीं जब पॉइंट 4 की ओर आते हैं तो पॉइंट 4 में वैल्यू हमको दिखते हैं क्या है, यहाँ पे चैम्फर 10 का वैल्यू दिया हुआ और बड़ा डायमीटर 100 है, यानी 10 और 10 20 mm हो चुका है, 20 और सब्ट्रैक्ट कर देंगे 100 में से, यानी 80 mm। पॉइंट 4 का वैल्यू आ गया एक्स के लिए 80 mm, और जेड के लिए वही एज इट इज वही था, सेम था, क्योंकि टूल का पोजीशन वहीं पे अभी भी 50 mm ही है, तो 50 इसको लिख देंगे। जब कमांड में लिखेंगे तो कमांड प्रॉम्प्ट में जब इसको डालते हैं, जब कमांड प्रोग्राम में डालना होगा तो एक्स के साथ में एसोसिएट करेंगे डायमेट्रिक वैल्यू को, यानी जहां 0.4 के लिए था वो 80 था, प्लस में है क्योंकि कोई चेंजेस नहीं है, टूल अभी ऊपर में ही है इसीलिए +80 है। और
क्योंकि मूवमेंट हो चुका है टूल का नेगेटिव डायरेक्शंस में, तो -50 लिखेंगे। वहीं जब 5 पोजीशन पे आते हैं, यानी सबसे एक्सट्रीम पॉइंट पे, यानी जहाँ पे टूल खत्म हो जाएगा, टूल का मूवमेंट खत्म हो रहा है, वहां पे क्या हो रहा है, 100 डायमीटर पहले से दिया हुआ है, यानी एक्स का वैल्यू 100 है और जेड का वैल्यू क्या हो गया, अगर 10 चैम्फर क्या हुआ है तो 10 का वैल्यू स्लोप बना है, यहाँ पे हम जाते हैं 10 डिस्टेंस कवर किया है, तो ये दिखा रहा है हमको -60 का 10 50 प्लस 10 60 mm का हो गया है डिस्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट में हम लोग कहते हैं हमेशा ध्यान में देना है, दिमाग में इस बात को गांठ लगा के एकदम पक्का तौर से कभी भी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, सीएनसी लेथ का अगर प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो एक्स के साथ में हमेशा डायमीटर का ही वैल्यू आएगा, कुछ भी हो जाए एक्स के साथ में हमेशा डायमीटर का ही वैल्यू आएगा, और जेड में जो वैल्यूज है एज इट इज वही रहेंगे, लेकिन एक्स के साथ में हमेशा जो है डायमीटर का वैल्यू ही रहेगा। इस बात को एकदम गांठ मार के दिमाग में भर लेना है कि एक्स में जो डायमेट्रिक डायमेंशन रहेगा वो हमेशा डायमीटर को ही डिनोट करता है, और जेड वाला एज इट इज जो फेस से जो लेंथ रहेगा उसको डिनोट करेगा। अब हम लोग देखते हैं डायमेंशनिंग किस हिसाब से करते हैं। हाँ, डायमेंशनिंग कैसे करते हैं, हमें 2 डायमेंशंस हम लोग बताएं, शुरू में बताएं कि प्रोग्रामिंग जब शुरू होता है तो प्रोग्रामिंग को हम लोग या तो एब्सोल्यूट में करते हैं, एब्सोल्यूट में कहने का मतलब है कि एक ही जगह पे फिक्स है, ओरिजिन फिक्स है, वहीं से सारे डायरेक्शंस को या डिस्टेंस को हम लोग मेजर करना शुरू करते हैं। वहीं इंक्रीमेंटल में क्या होगा, बेसिक आइडिया ले लेते हैं कि इंक्रीमेंटल में क्या होगा, जिस पॉइंट को कंसिडर किया है, अगला पॉइंट अगर मूव करना है तो पहले वाले पॉइंट को ही वो जीरो ओरिजिन मानेगा, यानी उसका ओरिजिन शिफ्ट होते रहेगा, एब्सोल्यूट में ओरिजिन फिक्स रहेगा। अगर इस फिगर को देखते हैं, पिछला जो एग्जांपल लिए हैं उसी फिगर को देखते हैं, तो उसी फिगर में हम देख रहे थे अभी सभी वैल्यू को हम लोग इस हिसाब से डिनोट किए थे जिस तरह से लिखते आए थे, सेम एज इट इज था। 0.1 के लिए x40, z0, 0.2 के लिए x50, z-5, ये जो वैल्यू हम लोग लिखे, तो क्या किए इसमें, एक तो ध्यान देने वाला है कि हम क्या किए, वर्कपीस का जो स्पिंडल जो था वहां पे या फिर वर्कपीस का जो सेंटर लाइन है वहीं पे हम लोग क्या किए, एक्स और जीरो को फिक्स कर लिए और वहीं से सारे डायमेंशंस को देते चले गए। चूंकि ये सभी लेफ्ट राइट में थे या अप डाउन में थे, तो उसमें से हम कंसिडर किए कौन से को प्लस रखना है, कौन से माइनस रखना था। तो यहाँ पे क्या किया, ओरिजिन हम फिक्स कर लिए, इसी को ही हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग। एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग बहुत आसान तरीका होता है किसी भी ये प्रोग्राम को बनाने के लिए, सबका अपना बेनिफिट है, कहीं पे एब्सोल्यूट को यूज करेंगे, कहीं पे इंक्रीमेंटल। अब ये ध्यान देंगे ड्यूरिंग द प्रोग्रामिंग, हम लोग ये ध्यान देंगे कि कौन सा ज्यादा सुटेबल हो किस कंडीशन के लिए। काम करने के लिए दोनों ही मेथड को फॉलो किया जाता है, लेकिन जो हमेशा उसी को यूज किया जाता है जो सबसे ज्यादा आसान हो या फिर जिसमें काम करना ज्यादा आसान हो। तो ये हमेशा कंडीशन वाइज चेंजेस होते जाएगा एब्सोल्यूट या प्रोग्रामिंग या इंक्रीमेंटल प्रोग्रामिंग के लिए। तो एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग अभी हम लोग फर्स्ट स्टेप में सीख चुके हैं कि अगर कहीं पे पार्ट में अगर हम एक जगह जीरो कंसीडर कर दिए और सारे डायमेंशनिंग या फिर सारे जो इंफॉर्मेशन या टूल पाथ का डिडक्शन एक ही जगह से अगर लिया जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसको एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग में डालेंगे। एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग में डालते समय हमको ये ध्यान में रखना है, एक्स के साथ में हमेशा डायमीटर, जो वर्कपीस का डायमीटर है उसको एसोसिएट करेंगे कहाँ से, एक रेफरेंस जहाँ पे एक्स जीरो लिए हैं वहीं से सभी डायमेट्रिक वैल्यू लेंगे। और सेकंड जो हमारे पास में जो डायमीटर आएगा या फिर जेड का जो डायरेक्शन आएगा वो क्या होगा, हमेशा जेड जीरो पॉइंट, यानी यहीं पे जेड का जीरो था, अब यहीं से कंसिडर करके हम लोग नेगेटिव नेगेटिव में जा रहे थे। अब इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान देना है कि जब कभी भी एक्स और जेड का जो वैल्यू आता है, तो एक्स और जेड वैल्यू के पीछे क्या होता है, कोऑर्डिनेट एसोसिएट किया रहता है। जब भी कभी हम किसी प्रोग्राम या ब्लॉक में अगर हम डिनोट करते हैं, तो एक्स और जेड दोनों पेयर में ही लिखा रहता है, और इससे ये बताता है कि वो वाकई में टूल कहाँ पे है या फिर टूल पाथ का जहाँ पे जाना है वो पोजीशन है कहाँ पे, वर्कपीस का जहाँ रेफरेंस पॉइंट लिया है वहां से कहाँ जाना है। तो हमारे पास में जैसे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में या फिर कोऑर्डिनेट सिस्टम में रहता है, उसमें क्या रहता है कि चार क्वाड्रेंट में बांटते हैं, ये पॉजिटिव पॉजिटिव वाला में, पॉजिटिव नेगेटिव में, नेगेटिव नेगेटिव में और नेगेटिव पॉजिटिव में, ये 4 एक्सिस में अगर हम बांटते हैं तो वहां पे हमको वो एरिया दिखाता है, वाकई में वो एरिया यानी टूल या जो टूल पाथ है वो मेरा कहाँ पे है। ठीक है, ये सारा चीज दिखाता है। लेकिन यहाँ पे प्लस का वैल्यू रहता है, हम हमेशा क्या करते हैं, प्लस वाला वैल्यू को कहीं पे भी लिखने का आदत नहीं है। जो आदत लेके चलते हैं वो क्या है, हमेशा प्लस वाला वैल्यू को नहीं लिखते हैं, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव लेके चलते हैं। ये जनरल जो लॉ लेके चलते हैं या फिर जो कन्वेंशनल के लिए हम लोग यूज करते हैं कि जहाँ पे पॉजिटिव रहता है वहां पे पॉजिटिव वैल्यू के साथ हम लोग प्लस टर्म को एसोसिएट नहीं करते, वहां पे नहीं लिखते हैं।
लेकिन नेगेटिव रहता है तो वहाँ पे नेगेटिव ले लेते हैं। जनरली ये सबका अंडरस्टैंडिंग में रहता है कि जो भी वैल्यू अगर उसके आगे में कोई साइन नहीं है तो यानी प्लस वैल्यू है। अगर उसमें डिफाइन किया हुआ है कि अगर माइनस वैल्यू है तो उसका डायरेक्शंस या फिर एक्सिस हम लोग चेंजेस या फिर बदला हुआ है ये उससे कंसिडर करते हैं। अब इंक्रीमेंटल में जब क्या से आता है, इंक्रीमेंटल प्रोग्रामिंग में जब आएगा तो जैसे हम एब्सोल्यूट में एक्स के डायमीटर को एक्स के साथ में डिनोट कर रहे थे, तो इंक्रीमेंटल में जब आएगा तो डायमीटर हमेशा यू वैल्यू से डिनोट होगा और वहीं डब्ल्यू वैल्यू जो होगा वो जेड एक्सिस का डायरेक्शंस को डिनोट करेगा। ये दो चीजें हमको पहचानने के लिए सबसे आसान तरीका है कि किस हिसाब से हम पहचानेंगे कि कौन सा वैल्यू किसमें लिखा हुआ है। तो एक्स के साथ में अगर एसोसिएट किया हुआ है ये, तो वो यू अगर एसोसिएट किया हुआ है तो वो एक्स एक्सिस से है यानी डायमीटर वाला डायमेंशन है, और डब्ल्यू अगर दिया हुआ है तो वो जेड एक्सिस का है यानी टूल का मूवमेंट दिखाएगा टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द चक या वर्क पीस से उसके नजदीक जाना है या उससे दूर जाने का डायरेक्शन को हम लोग जेड एक्सिस का डायरेक्शन यानी डब्ल्यू से डिनोट किया हुआ रहेगा इंक्रीमेंटल प्रोग्रामिंग में। क्या होता है इसमें भी क्या होता है, प्लस साइन को हटाया जाता है। प्लस साइन कहीं पे भी नहीं लिखेंगे लेकिन माइनस साइन इंडिकेट करता है कि कहाँ पे जाना है, टूल को मूवमेंट दिखाता है ये सारा चीज कि एट प्रेजेंट वो जिस पोजीशन में है वहां से अगर प्लस माइनस वैल्यू देते हैं तो वो उसको बताएगा कि आपको कौन से एक्सिस में या कौन से क्वाड्रेंट की ओर मूवमेंट करना है टूल का। और वही चीज इंक्रीमेंटल में अगर देखते हैं, ठीक है, उसी एग्जांपल को देखते हैं वही चीज है, अब इसको इंक्रीमेंटल में देखते हैं। इंक्रीमेंटल में देखने का मतलब है अब क्या है, मेरा ओरिजिन शिफ्ट करते जाएगा, जहां पे था वहां से दूसरे पॉइंट पे जाते हैं। तो वही जो पुराना एग्जांपल था उसी को देखते हैं, कंसीडर करते हैं। तो पॉइंट वन मेरे लिए वही रहेगा। पॉइंट वन में क्या है, एक्स में हम क्या गए 40 गए और जेड में 0 गए। लेकिन जब पॉइंट टू में आए इंक्रीमेंटल में आए यानी यू का वैल्यू चेंज हो गया। तो यू में कितना चेंज किए हम लोग, 5 यहाँ पे और 5 यहाँ पे, 10 हो गया। तो यू में कितना चेंज किया 10 यानी डायमीटर 50 है। प्लस करके देखेंगे तो 40 प्लस 10 50। तो ये आसान हो गया कि हम वापस से वही वैल्यू नहीं दिए। वही एब्सोल्यूट वाले में क्या हो रहा था, एक्स का वैल्यू भी हम डिनोट कर रहे थे चूंकि यहाँ पे रखे थे, लेकिन यू में क्या है, अब यहाँ पे टूल है, अब यहाँ से इसको कितना ऊपर जाना है 10, यही चीज वो लिख दिया 10। लेकिन अब ये क्या है, इसी पोजीशन से कंसिडर किया है कि वो कितना जेड में भी पीछे आएगा। तो जेड में मालूम चल गया कितना -5 गया है। अब पॉइंट 3 के लिए दिखता है कि अब पॉइंट 3 में हमको वापस से एक्स वाले को रिपीट करने का जरूरत नहीं है क्योंकि हम वहीं पे हैं, 50 में ही है। यहाँ पे पॉइंट 2 में अभी 50 में ही है, 40 प्लस 10 50 में ही है। लेकिन अभी बोला यहाँ से पॉइंट 3 जाने के लिए क्या है, 5 में माइनस करना पड़ेगा क्योंकि इतना तो हम मूवमेंट कर चुके हैं, अब हम इधर जा रहे हैं। तो यहाँ से कितना जा रहा है, -50 में जा रहा है। माइनस जो 45 था इसमें से 5 घट गया तो 45 हो गया। तो पॉइंट 3 के लिए क्या हो गया, चेंजेस आ गए, यही चेंजेस था। अब हम पीछे वाले पार्ट को हमको कोई मतलब नहीं, अब आगे मूवमेंट कर रहे हैं। तो अब यहाँ से देखते हैं पॉइंट 2 से पॉइंट 3 का डिस्टेंस कितना हो गया, 50 माइनस 5 यानी 45 में आ गए। पॉइंट 4 की ओर जब जा रहे हैं तो अब यहाँ से कंसिडर करेंगे। अभी हम लोग किस पोजीशन में थे, U10 में थे यहाँ पे। अब यहाँ से क्या होगा, U30 में जाएंगे। जब पहुंच रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ से कितना ऊपर में गए हैं पॉइंट 4 के आने के लिए, तो 30। यहाँ से इंक्रीमेंट कितने है, क्या है 30 का है। क्यों 30, अभी 50 में थे, हमको 80 में पहुंचना है यानी 50 प्लस 30 80 हो गया। पॉइंट 4 के लिए 80 आ गया। तो इसीलिए केवल क्या यहीं से कंसिडर किए कि पॉइंट 4 का डिस्टेंस कितना है 30 mm है, यानी 30 हम मूव कर गए तो 80 डायमीटर में पहुंच गए। लेकिन जेड में कोई मूवमेंट नहीं है, जेड वहीं पे थे, यानी ये टूल यहाँ से यहाँ मूव किया। अब क्या किया है, जब पॉइंट 5 की ओर जा रहे हैं तो क्या बोला है 100 जाना है, यानी 80 प्लस 20 100 हो गया। तो वो उसी पॉइंट से 4 से क्या बोला है 20 mm ऊपर जाएंगे तो 100 पे पहुंच जाएंगे। तो ये ठीक उसी तरह से है। और फिर डब्ल्यू में यानी यहाँ से कितना नेगेटिव में गया, C10 था तो 10 चले गए। तो प्रोग्रामिंग का अपना अपना मतलब है कि कौन किस तरह से एसोसिएट करते हैं। तो यहाँ पे पहचानने का तरीका वही है कि अगर इंक्रीमेंटल में है तो u और w का यूज किया रहेगा, एब्सोल्यूट में है तो x और z का वैल्यू को हम लोग यूज किए रहेंगे। इसको स्क्रीनशॉट लेके रख लेना है और दोनों को कंपेयर करके देखना है कि क्या चीज हुआ, क्या टूल का मूवमेंट, टूल पाथ चेंज हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, ये अपने आप पर रखना है। हाँ, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है लेकिन बात वही है, इसीलिए सबसे ज्यादा फेवरेबल कंडीशंस में हम लोग एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग को लेके चलते हैं। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। अब ये चीज हमेशा ध्यान रहे, ये कुछ कुछ बातें जो पॉइंट्स है उसको दिमाग में हमेशा रहना, इंक्रीमेंटल को कहाँ पे यूज करना है, एब्सोल्यूट को कहाँ पे यूज करना है।
तो इंक्रीमेंटल को हमेशा हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं रिट्रैक्शन के समय। रिट्रैक्शन का मतलब है पीछे आने के समय, यानी टूल को क्लियरेंस या फिर चिप्स को क्लियरेंस देने के लिए हम लोग जब ऐसा समय में टूल को पीछे लेते हैं, मूविंग अवे, टूल को क्या करते हैं, कटिंग सर्विस से दूर लेके आते हैं। जैसे यहाँ पे ड्राइंग में दिख रहा है एक में, ये ग्रूविंग कर रहा है और वो क्या कर रहा है, पीछे जा रहा है बार-बार। तो ये ओडी और आइडिंग करते समय में, इंटरनल या एक्सटर्नल करते समय फेस में, तो हम लोग टूल को जब पीछे लाना रहता है तभी इंक्रीमेंटल का हम लोग यूज़ करते हैं। या फिर ड्रिलिंग वगैरह जिसका प्रोसेस रहता है उसमें इंक्रीमेंटल में ही चलता है वो सारा चीज़। अब देखते हैं कि क्या चीज़ है। एक बार सम अप करते हैं कि क्या चीज़ कहा था। एब्सोल्यूट और इंक्रीमेंटल मूवमेंट जो था, वो क्या था, उसको कैसे सम अप करेंगे। तो एब्सोल्यूट में कहता क्या है, एन एब्सोल्यूट मूवमेंट मूव्स टू अ कोऑर्डिनेट बेस्ड ऑन योर ज़ीरो पॉइंट। एक ज़ीरो पॉइंट रहता है जिसके लिए हम फिक्स बना देते हैं कि भाई जितने भी डायमेंशंस हमको लेने हैं वो एक ही पॉइंट से हम सारे चीज़ को कंसिडर करेंगे। वहीं जब इंक्रीमेंटल के केस में आते हैं या इंक्रीमेंटल मूवमेंट हो रहा है प्रोग्राम में, तब वो कहता क्या है कि अ डिस्टेंस बेस्ड ऑन योर करंट पोजीशन। वैसा दूरी जो जी तुम्हारा सर। करंट पोजीशन है, यानी एट प्रेजेंट में तुम किस लोकेशन में हो, किस पोजीशन में हो, वो सारा चीज को कंसीडर करता है इंक्रीमेंटल में। वहीं से सारे डायमेंशंस लेते हैं। पिछले वाले सारे डायमेंशंस को भूल जाते हैं। जो करंट पोजीशन से अगर हम किसी भी चीज का डिस्टेंस दे रहे हैं तो वो इंक्रीमेंटल में जाता है। An incremental movement does not हुँ, take your part 0 point into consideration. अब पार्ट में तुम कहाँ पे ज़ीरो कर रखे उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये केवल और केवल कंसिडर किसको करता है? करंट पोज़ीशन को। अगर टूल का जहाँ पे अभी पोज़ीशन है या फिर टूल पॉइंट में या टूल पाथ में जो करंट पोज़ीशन दिया हुआ है, वहीं से सारे वैल्यूज़ को, सारे डायमेंशंस को, उसके साथ में साइन कन्वेंशंस को, चाहे पॉज़िटिव, नेगेटिव हो, अप डाउन का मूवमेंट हो, वो सबको करंट पोज़ीशन के अनुसार ही लेके चलेगा। वहीं एब्सोल्यूट में क्या करता था, वो हमेशा जो ज़ीरो पॉइंट कंसिडर किए हैं, पार्ट में जो ज़ीरो पॉइंट कंसिडर किया हुआ है, वहाँ से उसको कंसिडर करता था। तो ये मेन डिफरेंस था कि एब्सोल्यूट में क्या होगा, कोऑर्डिनेट सिस्टम ज़ीरो पॉइंट यानी एक जगह फिक्स करके चलेंगे, और इंक्रीमेंटल में मूवमेंट जहाँ पे होगा, वहाँ पे क्या होगा, करंट पोज़ीशन से ही टूल का मूवमेंट को हम लोग क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे।